फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। और ये हमारा तीसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने देखे थे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। उसके बाद हमने देखे थे मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, और सारे क्रॉप्स जो कि इंडिया में ग्रो किए जाते हैं उनमें हमने देखे थे फूड क्रॉप्स विच आर ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, देन नॉन फूड क्रॉप्स। ये भी हम डिटेल में देख चुके हैं। पहली वीडियो में हमने क्रॉपिंग सीजन्स भी देखा था। तो आज के वीडियो में हमें देखना है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और साइंटिस्ट ने मिलकर क्या क्या रिफॉर्म्स किए, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स लिए गए, वो हमको यहाँ पे देखना है। ये बहुत छोटा क्लास रहने वाला है। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए क्यों, व्हाई वी नीडेड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स की जरूरत क्या है। तो इससे पहले कि हम ये रिफॉर्म्स देखें, हम एक कंपैरिजन करके देख लेते हैं या फिर समझने की कोशिश करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या होते हैं और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स मतलब सुधारना, इंप्रूव करना। क्या हम जो भी काम हम हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं, मैन्युअली अगर कोई काम करे तो काम अच्छा होता है, लेकिन अगर वही काम करने के लिए हम मशीनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो इसका ये फायदा हो सकता है कि हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी, हमारे काम करने की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, हमारे आउटपुट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं, अगर आपको लेटर लिखना है और आप हाथ से लेटर लिखते हैं तो इस पे इम्पैक्ट रहेगा हमारी हैंडराइटिंग कैसी है। कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ने में मुश्किल हो सकते हैं। कई बार लिखते समय अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें वो वर्ड व्हाइटनर लगाना पड़ेगा या फिर उसे काट के ओवरराइट करना पड़ेगा और ये लेटर अच्छा नहीं दिखेगा। लेकिन अगर वही लेटर हम टेक्नोलॉजी की मदद से टाइप करें तो कंप्यूटर में एमएस वर्ड में टाइप करके प्रिंट आउट ले तो बहुत अच्छा लेटर हो सकता है, गलतियां भी दिखाई नहीं देगी उसमें। यूज ऑफ एमएस वर्ड कंप्यूटर, ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है। आप आपके पेरेंट्स से पूछिए, शायद जब वो स्कूल जाते थे तो पैदल जाते थे। तो जब वो स्कूल पैदल जाते थे तो ज्यादा समय लगता था स्कूल जाने के लिए, घर से जल्दी निकलना पड़ेगा, आने जाने में ज्यादा समय चला जाता था ट्रांजिट में। उसके अलावा अगर पैदल चल के स्कूल जाएंगे तो हो सकता है स्कूल में जब तक वो पहुंचेंगे तब तक थक चुके होंगे। थकने के बाद पहला पीरियड में शायद वो उतना अटेंशन नहीं दे पाएंगे जितना उन्हें देना चाहिए था। मुमकिन है ऐसा हो। लेकिन अगर स्कूल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, बस से जाते हैं या स्कूल की बस हो या और कोई बस हो या कोई ऑटो से आप स्कूल जाते हो या आपको कोई ड्रॉप कर देता है, तो आपकी बॉडी थकेगी नहीं और आप फर्स्ट पीरियड से ही काफी अटेंटिव रहोगी। तो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारा आउटपुट, हमारी इफिशियंसी, हमारी स्पीड से बढ़ती है। एग्रीकल्चर में कैसी टेक्नोलॉजी हमें यूज करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हम इमेज में देख रहे हैं, एक किसान है बिल्कुल बेसिक तरीके से वो बैल का इस्तेमाल करके हल चला रहा है। तो अगर इसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लिया जाए तो स्पीड बढ़ जाएगी, कम समय में ज्यादा लैंड की प्लोइंग की जा सकेगी। उसी तरह अगर आपके खेत के नजदीक से कोई नदी जा रही है, फिर आपके खेत में कुआं है और उसमें से पानी निकाल निकाल के बकेट से पानी निकाल के और खेत में डालोगे आप, तो बहुत समय लगेगा। लेकिन वही अगर आपके पास ट्यूबवेल है, पंप से आप पानी खींच के खेत में ला रहे हो, तो मेहनत कम लगेगी, ज्यादा अच्छी तरीके से काम हो जाएगा। तो इस तरह कौन सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे फार्मर्स का भला कर सकते हैं, एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रोडक्टिव और कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कौन कौन से आए वो भी हम देखेंगे। अब दूसरे है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स समझने के पहले ये इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। इंस्टीट्यूशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल केम टुगेदर with an objective to do some kind of work easily। मतलब कुछ लोग एक साथ आते हैं और उन्हें कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है और वो मिलके वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम करते हैं, तो वो होती है इंस्टीट्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे हम पूरे इंडिया में से 543 मेंबर पार्लियामेंट इलेक्ट करते हैं। अरे रफली 550 एमपीज किस काम के लिए जमा हुए हैं, ये सारे एमपीज हमारे पार्लियामेंट में आए हैं लॉज बनाने के लिए, देश को चलाने के लिए कानून बनाते हैं। तो सारे एमपीज का ग्रुप जो कि इलेक्ट हुआ है देश के लिए कानून बनाने के लिए। तो लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन। जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं वो स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। वहां पे कुछ लोग जिन्हें लगता था कि एक अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए, तो वो फाउंडर्स ने, स्कूल के ट्रस्टीज फाउंडर्स, उनको लगा कि हमें एक अच्छी प्लेस ऑफ एजुकेशन बनानी है। उसके लिए उन्होंने टीचर्स को अरेंज किया, प्रिंसिपल्स को अरेंज किया और एक
इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन, ज्ञान दान करने के लिए एक अच्छी संस्था बनाई, स्कूल एज एन इंस्टीट्यूशन। एक कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं, WCL, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। गवर्नमेंट को पता है कि हमारे देश में बहुत सारा कोल है, और वो कोल को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को कलेक्ट की, एक्सपर्ट लोग जिनको अपने फील्ड का नॉलेज था, जो क्वालिफाइड थे, पढ़े लिखे थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनको पकड़ के कंपनी बना दी जिनका काम था कि कोल एक्सट्रैक्शन, जमीन में से कोल निकाला जाए और एनर्जी नीड्स को पूरी की जाए। WCL कंपनी है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब कुछ लोग एक साथ जमा होते हैं और उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई टास्क अचीव करना, वो होता है इंस्टीट्यूशन। तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए क्या इंस्टीट्यूशन बनाई गई, ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो आई होप टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं आप समझ गए। इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स वो भी हम देखेंगे इसी पीरियड में। देखो, एग्रीकल्चर इंडिया में कब स्टार्ट हुई, एग्जैक्ट डेट बताना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऑब्वियसली हजारों साल पहले इंडिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई, और हजारों साल से आज भी एग्रीकल्चर चल रही है। तो जिस तरह की एग्रीकल्चर हजारों साल पहले थी, आज वैसी नहीं है, उसमें काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है जितनी होनी चाहिए थी। क्यों नहीं हुआ है? ऐसी कौन सी चीज है जिसने इंडिया में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को हिंडर्ड किया है, या उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया है, या एग्रीकल्चर को सही रफ्तार से डेवलप नहीं होने दिया? वो कौन कौन से कारण थे? तो ये कारण है, सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट कंपैटिबल टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। मतलब भारत में एग्रीकल्चर का जो डिजायरेबल डेवलपमेंट ग्रोथ होनी चाहिए थी, पर न होने का कारण ये है कि हम लैंड को लगातार यूज करते जा रहे हैं, लगातार यूज करते जा रहे हैं, और समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, एडवांसमेंट आनी चाहिए थी, वो नहीं आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही? उसके कुछ कारण है, देखेंगे। तो हमारी एग्रीकल्चर बैकवर्ड इसीलिए रह गई है कि हमने कंटिन्यू यूज किया, लेकिन एग्रीकल्चर को, लैंड को, और उसमें जो रिक्वायरमेंट टेक्नोलॉजी थी उसको डेवलपमेंट नहीं किया। और आज भी जितना भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हमारे पास हुआ है, हम ये तो नहीं कहेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर वर्ल्ड क्लास एग्रीकल्चर है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुकी, नहीं हुई। आज भी हम बहुत दुखद स्टोरी सुनते हैं कि अलग अलग हिस्सों में भारत के फार्मर्स के की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि उनको सुसाइड करने तक की नौबत आ जाती है। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ है। तो जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट हुआ है, स्पेशली इरिगेशन, हम देखते हैं आजादी के बाद जब सबसे पहली सरकार हमारे पास बनी थी, जिसके प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू गवर्नमेंट ने कोशिश किया था कि हम इनिशियली फोकस करेंगे खाने पे, देश के एग्रीकल्चर पे, कम से कम इतना खाना तो उगा ले कि हमारे देश की नीड्स पूरी हो जाए। तो उसमें उन्होंने, पंडित नेहरू का एक कथन भी उन्होंने कहा है, टेम्पल्स, सॉरी, डैम्स, धरण, बांध, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। और इस तरह हिमालयन रिवर्स पे, पेनिनसुलर रिवर्स पे बहुत डैम बनाए गए, डैम में पानी को रोका गया, और रुके हुए पानी का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए किया गया। इरिगेशन फैसिलिटीज काफी डेवलप हुई है इंडिया में। इन स्पाइट ऑफ दैट, इसके बावजूद भी हमारे देश में बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अपने खेत में पानी देने के लिए बारिश पे, मानसून पर डिपेंड करते हैं। ये बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी रह गई है। उसके अलावा आज भी हमारे देश में, अगर आप फार्मर हो, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपको जरूर पता होगा कि फार्मर्स फर्टिलाइजर खरीदते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स। लेकिन इतने गरीब फार्मर्स भी हैं जिनके पास पैसे ही नहीं होते फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, वो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी रहती है उस पर डिपेंड करते हैं। इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद भी पानी के लिए हम मॉनसून पर डिपेंड करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी के लिए नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं। और इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? इसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हम दुनिया की तेजी से बढ़ती हुई पॉपुलेशन में, अभी हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है, सारे कम्युनिटीज जो इंडिया में है सब में बर्थ रेट कम हुआ है, लेकिन वो इतना ज्यादा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन हमारे पास कि एंटिसिपेट किया जा रहा है कि 2023 आते आते हम दुनिया की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएंगे। इवन हमारी पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा हो जाएगी। और इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए जितना खाना हमें चाहिए वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे अगर हमने हमारी एग्रीकल्चर को प्रॉपरली डेवलप नहीं किया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करना मे बी अ ह्यूज चैलेंज इन फ्यूचर। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी एग्रीकल्चर को डेवलप करें। हमने इससे पहले भी जब चैप्टर की जब शुरुआत हुई थी तभी देखे थे, टू थर्ड मतलब अराउंड 66.66% इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। यहाँ पे वही दिए गए, आज भी हमारे देश की 60% से ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है।
अब सोचो अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो 60% पॉपुलेशन की भी ग्रोथ होगी। इस 60% पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो ये पैसे कमाएंगे, ये पैसे खर्च करेंगे, इकोनॉमी हमारी काफी अच्छी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यही एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हो पाता है तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन इकोनॉमिक क्राइसिस में रहेगी। अब इससे ओवरऑल निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे देश की इकोनॉमी पे। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, हमें हमारे कृषि के विकास पे ध्यान क्यों देना चाहिए, तो आप ये 4-5 पॉइंट्स जो है लिख सकते हो उस एग्जाम में। ये पीपीटी मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अब अभी देखते समय आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखना है जो रिफॉर्म्स इंडिया में हुए हैं किस तरह के हुए हैं। हमारे देश में जब से हम आजाद हुए तो तब से लेके अब तक जितनी भी सरकारें आई, हर सरकार ने एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर कदम उठाया है। तो जितने भी स्टेप्स उठाए गए, जितने एफर्ट्स लिए गए हमारे सरकारों के द्वारा एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, अगर हम चाहें तो हम सारे स्टेप्स को कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं या फिर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है उसके हिसाब से मैंने हमारे देश में जो रिफॉर्म्स किए गए एग्रीकल्चर के रिफॉर्म, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हो या इंस्टीट्यूशनल हो, इन 3 फेजेस में बड़ी ही आसानी से क्लासिफाई किया जा सकता है। फेज 1 क्या हुआ था फेज 1 में? अच्छा, कब था फेज 1? सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के तुरंत बाद। जैसे मैंने कहा भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोकस किया लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, और मोस्टली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे, संस्थान संस्थात्मक सुधार और लैंड रिफॉर्म भूमि सुधार भी एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के पार्ट है। डिटेल में देखेंगे अगले स्लाइड में। फेज 2 ये कब आया? 1960 और 1970 में, मतलब 1961 से लेकर 1980 तक की हम बात करेंगे। जो 20 साल का, 2 डिकेड्स है, 20 साल का पीरियड, इसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए? ऑफ कोर्स ग्रीन रिवॉल्यूशन में थी। इसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म दोनों बैलेंस थे। फर्स्ट फेज में कौन से रिफॉर्म ज्यादा थे? फर्स्ट फेज was purely based on institutional reform, सबसे ज्यादा institutional reform थे फर्स्ट फेज में। सेकेंड फेज आते आते इंस्टीट्यूशनल भी थे और टेक्नोलॉजिकल भी थे, मतलब धीरे से टेक्नोलॉजी आ गई, थोड़ी लेट आई ना टेक्नोलॉजी। फिर 1980s और 1990s, मतलब 1981 से लेकर 2000 तक, ये 20 साल के जो पीरियड है, इसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे पर इसमें डोमिनेशन था टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का। देखो बहुत आसान है समझना है। शुरुआत हुई इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से, सेकंड फेज में इंस्टीट्यूशनल टेक्नोलॉजिकल दोनों बैलेंस हो गए, और थर्ड इसमें टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स ज्यादा थे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कम थे। ठीक है, अभी तीनों फेजेस को हम स्लाइड बाय स्लाइड देखेंगे। तो चलो हम आप देख रहे हैं फेज 1 जो कब आया था? सून आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के तुरंत बाद जो हमने स्टार्ट किया था, जिसका फोकस था लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार, और कुछ अन्य इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और कुछ अन्य संस्थात्मक सुधार। Now, most या फिर important measures taken after independence, आजादी के बाद सबसे बड़े कदम कौन से उठाए गए? ऐसे कौन से एफर्ट्स थे जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया और बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा उसका एग्रीकल्चर पे पॉजिटिव? सबसे पहला था कलेक्टिवाइजेशन। अभी कलेक्टिवाइजेशन क्या था? देखो हमने फर्स्ट क्लास में देखे थे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, विरासत में जमीन बढ़ती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। तो कुछ ऐसा भी वक्त आया था इंडिया में कि कुछ किसान ऐसे थे जिनकी जमीनें बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी कि उस पर वो कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं सकते थे, उस पर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते थे। अगर करेंगे तो टेक्नोलॉजी महंगी पड़ेगी और जमीन छोटी होने की वजह से आउटपुट कम रहेगा। तो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया लोगों को कि आप जो पड़ोसी है जिनकी छोटी छोटी लैंड है, आप एक साथ आओ, अपने जमीन के बीच में जो बाउंड्रीज है उसको तोड़ दो, और 4 5 6 7 8 पड़ोसी मिलके एक कंबाइंड लैंड बना। आप गवर्नमेंट भी आपको उसमें सपोर्ट करेगी और आप मिल के मेहनत करो, मिल के इन्वेस्ट करो, और जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, जो यील्ड आएगा, वो आप लोग आपस में बांट लो इन प्रपोर्शन ऑफ योर लैंड एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ योर एफर्ट्स। इसमें एक स्टेप और लिया गया था, जहां जहां जमीनें खाली रह गई थी किन गांवों में, बहुत बड़ी जमीन खाली रह गई थी जो किसी की नहीं थी, जो सरकारी जमीनें थी, गवर्नमेंट ने गांव के लोगों को, स्मॉल फार्मर्स को मोटिवेट किया कि आप आपके छोटे से खेत में काम करो। लेकिन वे गांव के 10 12 15 फैमिलीज का एक ग्रुप बना दिया और उनको वो जमीन किराए पे तो नहीं दे दी, बस इस्तेमाल करने के लिए दे दी कि गांव में खाली पड़ी हुई जमीन है, अब 10 15 फैमिलीज मिलकर इस जमीन को कल्टीवेट करो
और इस जमीन में से जो निकलेगा वो आप मार्केट में बेचना और आप ही ले लेना। तो ये खाली पड़ी जमीनों का इस्तेमाल होने लगा कलेक्टिवाइजेशन में। उसके अलावा जिनकी छोटी जमीन थी उनको गवर्नमेंट ने अवेयर किया, एनकरेज किया, जबरदस्ती किसी पे नहीं की गई कि अपनी जमीनों को पूल करे, जमा करे एक साथ और बड़ी लैंड बना के उस पर कल्टीवेट करे। फिर गवर्नमेंट का आपको सपोर्ट रहेगा। अब सपोर्ट किस फॉर्म में था? गूगल पे रिसर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनको कोई कंसेशन देती थी, पैसे देती थी, सस्ता एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड करती थी, देखना पड़ेगा। अब कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग या कॉर्पोरेशन। कुछ गांव में ऐसे लोग थे जिनके पास मल्टीपल जमीनें थी, लेकिन छोटी छोटी 2 3 4 जमीन, एक जमीन यहाँ पे छोटी जमीन, एक जमीन वहां पे, एक जमीन वहां पे। तो वहां पे लोगों ने एनकरेज किया जिनके पास छोटी छोटी जमीनें हैं वो सारी छोटी जमीनों को एक जगह लेके आ जाए। अब लेकर कैसे आ सकते हैं? मतलब मैं हूँ, अब मेरा पड़ोसी है, अब मेरे पड़ोसी के बाद वापस मेरी जमीन है, तो मेरे पड़ोसी को ये कन्विंस किया जाए कि भाई अब तीसरी वाली जो जमीन है, जितना आपका साइज है उतना कॉर्नर का ले लो और ये दोनों आपकी जमीन मुझे दे दो, ताकि मेरी एक बड़ी लैंड बन जाए। इसको कलेक्टिवाइजेशन कहा जाता है। जहां जहां मुमकिन हो गवर्नमेंट ने वैसा करने की भी कोशिश की कि अगर आपके पास मल्टीपल पीसेस है तो उसको ज्वाइन कर लिया जाए। अब तीसरा एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे किया है दैट इज एबॉलिशन ऑफ स्लेव सॉरी 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 एबॉलिशन ऑफ जमींदारी। अब ये जमींदारी क्या थी? अंग्रेजों के समय स्टार्ट की गई थी। आपको अगर याद होगा तो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं वेरियस रेवेन्यू सिस्टम, उसमें था एक परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम जिसे जमींदारी सिस्टम कहा जाता था। अभी क्या था इस जमींदारी सिस्टम में? इस जमींदारी सिस्टम में ऐसा था कि अंग्रेजों ने देख लिए कि कोई गांव है, अब उस गांव में क्या कोई ऐसा अमीर किसान है, बहुत अमीर किसान, जो अंग्रेजों को टैक्स दे सकता है। उनको दिखा के मान के चलो मुझे उन्होंने देख लिया कि मैं गांव का एक अमीर ठाकुर साहब हूँ जो भी है, और उस गांव में पड़ी हुई 200 300 एकड़ जमीन अंग्रेजों ने मुझे दे दी और उसके बदले में मुझे एक अमाउंट दे दी कि हर साल 1 लाख रुपए मैं सरकार को दूंगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को दूंगा। और उसके बदले में उन्होंने 200 एकड़ जमीन मुझे दे दी और 200 एकड़ जमीन का मालिक मैं। अब मैं अपने तरफ से जो गांव के किसान है, छोटे किसान है, उनको अपने जमीन पे काम करवाऊंगा, उनसे फसल यील्ड आएगी और वो मैं मार्केट में बेचूंगा। 1 लाख से अगर ज्यादा आती है, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख, तो टैक्स तो मैंने दे दिया, बचा हुआ सारा पैसा मेरा। और अगर 1 लाख से कम आती है तब भी मुझे अंग्रेजों को अपनी जेब से देना पड़ेगा। लेकिन जो जमीन मुझे मिली है 1 लाख रुपए एनुअल गवर्नमेंट को देने के बदले में, मैं उस जमीन का मालिक हो गया, जमींदार हो गया। ये था जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम में एक व्यक्ति बहुत बड़े लैंड पीस का मालिक होता था और बाकी जो जमीन पे काम करने वाले किसान थे, जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल वर्क करते थे, उनके पास कोई राइट्स नहीं थे जमीन के। और आजादी के बाद गवर्नमेंट ने ये जमींदारी सिस्टम ही हटा दिया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिमिट है इसकी, और लिमिट बने आप एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा लैंड आपके पास नहीं रख सकते। कुछ राज्यों में ये 10 एकड़ कर दी गई, कुछ राज्यों में 24 एकड़ थी। आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं, पर वेस्ट बंगाल में शायद इसको 50 या 54, आई एम नॉट श्योर, गूगल पे हमें करना पड़ेगा। उससे ज्यादा जमीन एक व्यक्ति रख ही नहीं सकता। अगर उससे ज्यादा जमीन है तो वो गवर्नमेंट ने छीन ली मुझसे, गवर्नमेंट ने उस पर कब्जा कर ली और उस जमीन को बांट दिया लैंडलेस फार्मर में या फिर छोटे किसानों में जिनके पास या तो जमीन बिल्कुल ही नहीं है या तो बहुत कम जमीन है। तो ये एबॉलिशन के बाद आया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट ने भी काम किया लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। महात्मा गांधी को हम सभी पहचानते हैं। महात्मा गांधी के बहुत शिष्य थे और बहुत ऐसे थे फॉलोअर्स जिनको बोलेंगे। तो महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर्स में से एक नाम आता है जो कि बड़ा फेमस नाम है, जिनका नाम है आचार्य विनोबा भावे। जब गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया था, व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसमें आचार्य विनोबा भावे सबसे पहले सत्याग्रही थे। फिर ये तो अलग बात हो गई। हम आचार्य विनोबा भावे का नाम इस लैंड डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस में ले रहे हैं। तो आचार्य विनोबा भावे ने सबसे पहले लोगों से कहा था कि अगर कोई है जिनके पास एक्सेस जमीनें हैं तो वो अपनी जमीनें दान कर दे। किसे दान करें? जो छोटे किसान है जिनके पास जमीन नहीं है उन लोगों को दान कर दे। और ऐसे में कई सारे हजारों बड़े बड़े किसानों ने, कुछ जमींदारों ने भी अपनी जमीनें गरीब लोगों को मुफ्त में दे दी थी। और उसमें आई थिंक एक फिगर ये है कि जितनी जमीनें प्रॉमिस की गई थी, जैसे कि मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास 100 एकड़ की जमीन, तो मैंने प्रॉमिस किया आचार्य जी मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपने बहुत अच्छी बात की, मैं भी मेरी जमीन दान करूंगा, कुछ जमीन अपने लिए रखूंगा और बाकी जमीन दान करूंगा, प्रॉमिस कर दिया। लेकिन मैंने अपनी जमीन दान नहीं की। तो कहा जाता है कि रफली 20 से 25% के बीच का अमाउंट है, उतनी जमीन जो कि प्रॉमिस की गई थी असल में कभी डोनेट ही नहीं की गई। तो लेकिन फिर भी अगर 70% जमीन भी डोनेट की गई तो काफी सारे
भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर्स को लैंड मिल गई थी। ये चालू तो ये आचार्य जी ने किया, आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी लैंड कॉन्फिस्केशन, जिनके पास एक्सेस लैंड है उनसे लैंड कॉन्फिस्केट किया, जब्त किया, और जिनको रिक्वायरमेंट थी उनको पास ऑन किया। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग वाज नीडेड। कंसोलिडेशन, जब इससे पहले हमने बात की कि जिनके पास गांव में 2 से 3 छोटी-छोटी जमीनें अलग-अलग जगह पे है, कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि उनको नजदीकी एक मर्ज जमीन दे दी जाए, और उसके लिए जिनकी जमीन ली गई बीच में से उनको कहीं और जमीन दे दी जाए। तो ये कंसोलिडेशन हमारे देश की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? बिकॉज अगर लैंड कंसोलिडेटेड नहीं रहेगी तो इसका मतलब है लैंड्स के साइज छोटे रहेंगे, और छोटे लैंड में हम तो ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते, और अगर टेक्नोलॉजी नहीं यूज करेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस यील्ड कैसे बढ़ेगी? दैट वाज कंसोलिडेशन वाज द नीड ऑफ द एट दैट टाइम। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फेज। ओके, हो गया हमारा फर्स्ट फेज। क्या क्या किया गया फर्स्ट फेज में? फिर याद रखो, कलेक्टिवाइजेशन किया गया, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग किया गया, एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। ये चार, ये सबके सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मानेंगे, इसमें कहीं पे भी टेक्नोलॉजी नहीं है। अलग, जैसे कि अब आप पूछेंगे सर इसमें कौन सा ग्रुप आया था, कौन सा ग्रुप बनाया गया, ऑब्जेक्टिव क्या था? हाँ, इसमें है। हम आचार्य विनोबा भावे का एग्जांपल लेते हैं। इन्होंने कहा कि जो भी लोग अपनी लैंड डोनेट करना चाहते हैं वो लोग अपनी लैंड डोनेट करें। ओके, और मैं जा रहा हूँ आचार्य जी, अब मैं अपनी लैंड डोनेट करना चाहता हूँ, तो मेरी बात ओरली वैल्यू होनी चाहिए कि मेरी बात का कोई रिटर्न एविडेंस होना चाहिए, ऑब्वियसली रिटर्न एविडेंस होना चाहिए। तो आचार्य विनोबा भावे ने एक सिस्टम बनाया, कुछ वॉलंटियर्स लिए, और सिस्टम बनाया, रिकॉर्ड रखे उन्होंने, कौन आ रहा है, कितनी जमीन दे रहा है, कहाँ की जमीन है, क्या वो जो जमीन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ क्या वो जमीन सच में मेरे फैमिली की, ये मेरे नाम पे है नहीं है। फिर अगर जो लैंड मैंने सच में सपोज दे दिया हूँ, तो जिस व्यक्ति को मेरी जमीन दी उसके नाम पे कोई रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स तो लगेगा ना इसके लिए, तो इसके लिए कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। यही ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंस्टीट्यूशन है। इनका ऑब्जेक्टिव लैंड कलेक्शन एंड लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये जो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, these all these are the examples of institutional reform। अब हम आते हैं सेकंड फेज पे। ये वो फेज है जिसमें इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल दोनों रिफॉर्म्स बैलेंस में थे। सबसे पहला क्वेश्चन, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, सेकंड फेज की जरूरत ही क्यों पड़ी? सिंपल सा एग्जांपल, आंसर है इसका, पहले फेज का रिजल्ट वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। स्पेक्टाकुलर रिजल्ट नहीं आया उसमें। क्यों रिजल्ट नहीं आया? क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने जो लॉज बनाए थे, वो लॉज इनिशियली बनाए गए लॉज थे, गवर्नमेंट को कोई एक्सपीरियंस नहीं था। हमारी उस समय की जो आजाद भारत की गवर्नमेंट थी, पहली बार हमारे काफी कई सौ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो पहली बार आई थी इंडिया में। तो लॉज बनाने में कुछ ना कुछ कमियां, लूप होल्स रह गए थे, जिसका फायदा उठा के लोगों ने रीडिस्ट्रीब्यूशन को चकमा दे दिए, अपनी लैंड नहीं जाने दी किसी और के पास। और दूसरा, ल्यू फॉर्म, बहुत धीरे धीरे उस पर काम हो रहा था। एक एक लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड जमा करने में 10-20 साल लग जा रहे, रजिस्टर में और 5-10-15 साल लगेंगे। इतना स्लो काम हो रहा था, अगले वाले की, किसान की, गरीब किसान की 2 पीढ़ियां चली जा रही है उसकी। जब इतना नुकसान हो रहा था कि लोगों का एंथुसियाज्म खत्म हो जाता है। तो पहले फेज में जो कुछ किया गया था उनमें कुछ गड़बड़ियां रह गई थी, कुछ लैक्यूनस रह गए थे, और वो स्लो हो रहा था, बहुत धीमे धीमे काम हो रहा था। इसलिए, और इसी की वजह से 1960s और 70s में, पहला कब हुआ था? सून आफ्टर इंडिपेंडेंस। सेकेंड फेज 1960 के दशक में और 1970 के दशक में, 1961 टू 1980 के बीच में सेकेंड रिफॉर्म्स लाए गए। अब इसमें क्या थे? टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड व्हाइट रिवोल्यूशन, या जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। अभी ग्रीन रिवोल्यूशन को और ऑपरेशन फ्लड को, हम दोनों को भी टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म बोलेंगे। क्यों टेक्नो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म? तो सबसे पहले मैं आपको ग्रीन रिवोल्यूशन की थोड़ा सा आइडिया दे दूं, जो आपने लास्ट ईयर 9th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में भी पढ़ा है। तो ये है ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब कुछ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने नए सीड्स बनाए थे, जिन्हें कहा जाता है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। मतलब अगर आप नॉर्मल चावल का दाना लोगे और उसको जमीन में बो दोगे, तो सोइंग करोगे, एक्चुअल फिगर नहीं बता रहा, सब कंपैरेटिव पर्पस से बता रहा हूँ। नॉर्मल चावल के दाने से अगर एक दाना बोएंगे, अगर आप बोएंगे तो आपको 100 दाने मिलेंगे। लेकिन अगर आप
लैब में डेवलप किया गया एक प्रोसेस्ड चावल का दाना, जिसको HYV सीड कहा जाता है, उससे अगर आप बोएंगे तो आपको एक दाने से 1000 दाने मिलेंगे, 10 टाइम्स मोर। तो ये जो प्रोसेस्ड सीड्स है, लैब में डेवलप किए गए सीड्स थे, थोड़े से महंगे थे, लेकिन रिजल्ट 10 टाइम्स हायर था। तो इसे कहा HYV सीड्स। लेकिन अब HYV सीड्स को इंडिविजुअल अकेले ही लाकर जमीन में डाल दो तो काम नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन ये जो HYV सीड्स है, वो अकेले इंडिविजुअली यूज नहीं किए जा सकते। अगर आपको HYV सीड यूज करना है तो आपको उसके साथ साथ सॉइल की, लैंड की फर्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और उसके लिए आपको HYV सीड्स के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने पड़ेंगे, जो जमीन की फर्टिलिटी उपजाऊपन बढ़ाएगा। और उतना ही काफी नहीं, तो आपको फिर बहुत ज्यादा पानी भी जमीन को देना पड़ेगा, इरिगेशन, इंटेंसिव इरिगेशन करना पड़ेगा, तो उसमें भी खर्चा आ जाएगा। या तो आप जमीन में से पानी निकालोगे, या तो आप नदी से, तालाब से पानी खींच के लाओगे पंप के द्वारा, उसमें खर्चा हो जाएगा। और जनरली ऐसा देखा गया था कि अगर आप HYV सीड से आपकी फसल उगाते हो तो उस पर रिस्क ज्यादा है इंसेक्ट का हमले करने का, कीड़े लगने का, या फिर वायरसेस का अटैक होने का खतरा ज्यादा रहता। तो अपनी फसल को इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स वो भी खरीदना पड़ेगा। इट्स अ पैकेज डील, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, इट्स अ पैकेज डील। आपको HYV सीड्स चाहिए, उसके साथ फर्टिलाइजर चाहिए, फिर इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए, और इरिगेशन का इंतजाम। ये सब करोगे तो आपको जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। तो इसमें दोनों चीजें, जो लैब्स बनाई गई वो इंस्टीट्यूशन है, जो HYV सीड्स डेवलप की टेक्नोलॉजी है, पंप से डेवलप की गई टेक्नोलॉजी है। फिर दूसरी है व्हाइट रिवॉल्यूशन, ये 1970s में की गई। इसके अगर हम एक बहुत बड़ा नाम, एक व्यक्ति जो इसके सबसे बड़ा हीरो है व्हाइट रिवॉल्यूशन का, वैसे तीन थे लेकिन सबसे बड़ा नाम अगर मुझे लगता है तो वह डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो गुजरात में एक इंचार्ज बनाए गए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल, अमूल के। अरे डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जो कि एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर थे, बहुत काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने इंडिया में पास्चराइजेशन स्टार्ट कराया दूध का, जिन्होंने मिल्क पाउडर बनाया, अब दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ा दी। और जो गुजरात के जो मिल्क प्रोड्यूसर्स थे, जो मिल्क तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, लेकिन क्योंकि मिल्क जल्दी खराब हो जाता है, उसको प्रिजर्व करना मुश्किल होता है, तो मिल्क ज्यादा प्रोड्यूस करने के बावजूद भी वो ज्यादा कमा नहीं सकते थे, बिकॉज मिल्क खराब हो जाता था। और अगर कुछ इंडिया में उस समय ऐसी जगह थी जहाँ पे मिल्क शॉर्टेज बहुत था, और वही गुजरात के आनंद में मिल्क बहुत था, उसके पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि मिल्क की शेल्फ लाइफ कम थी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन की इनिशिएटिव लेने से उन्होंने कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि दूध की लाइफ बढ़ गई, और अब वो दूध गुजरात के बाहर भी एक्सपोर्ट किया जाने लगा, मुंबई में या आसपास के एरिया में। तो उससे गुजरात के किसानों का भी फायदा हुआ, और जहां दूध की कमी थी वो भी पूरी होगी। और इंडिया, जो कि एक मिल्क डिफिशियंट कंट्री था, मिल्क के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन गया। इसी को हम ऑपरेशन फ्लड या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी प्लस इंस्टीट्यूट, जैसे कि अमूल जो कंपनी बनाई गई, फॉर्मेशन ऑफ अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। और जो दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जो टेक्नोलॉजी की, दैट इज टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म। तो इसीलिए सेकंड फेज को बैलेंस कहा जाता है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल दोनों रिफॉर्म बैलेंस तरीके से चल रहे थे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज था। क्या डिसएडवांटेज? एक्चुअली दो डिसएडवांटेजेस थे इसका। तो मैं ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। पहला डिसएडवांटेज ये कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है पूरे इंडिया में कोशिश तो की गई, लेकिन इसका ट्रेमेंडस सक्सेस मिला मोस्टली पंजाब में, हरियाणा में, और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न एरिया में। यहाँ पे जबरदस्त प्रोडक्शन हुआ। तेलंगाना, मतलब उस समय के आंध्र प्रदेश में भी कुछ जगह हुआ। लेकिन ये जो तीन नाम मैंने गिनाया, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जबरदस्त सक्सेस, इतना सक्सेस मिला कि हम लोग व्हीट और राइस के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सोचो से तीन राज्यों में इतने रिजल्ट में ये हाल हो गया। पूरे इंडिया में अगर ये रिप्लिकेट होती तो हम अनाज के प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में कितने आगे बढ़ जाते। डिसएडवांटेज ये पूरे इंडिया में इसका सिमिलर यूनिफॉर्म रिजल्ट नहीं आया। कहीं पे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, कहीं पे कोई खास दिखाने जैसा रिजल्ट नहीं आया। अब दूसरी प्रॉब्लम ग्रीन रेवोल्यूशन की हुई, आने वाले 10, 20, 30 साल में समझ में आया कि ये केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से, बहुत ज्यादा इरिगेशन करने से
कुछ और प्रॉब्लम आ रही है, केमिकल फर्टिलाइजर से जमीन की नेचुरल फर्टिलिटी कम होती चली जा रही है। आपको समय के साथ साथ ज्यादा फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे, और जितने ज्यादा फर्टिलाइजर डालोगे उतना आपका इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में बढ़ेगा और उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन रिवोल्यूशन करने वाले फार्मर्स की इनकम कम होती चली जाएगी। तो इसका रिजल्ट कोई यूनिफॉर्म नहीं थे। तो ये था सेकंड फेज। अब हम आते हैं हमारे आखिरी फेज के ऊपर, 1980s और 1990s में क्या किया गया। इसमें सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर था? हाँ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में भी कुछ ना कुछ फोकस था, लेकिन डोमिनेंस था इस स्टेज में टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स का। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सर्वसमावेशी भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मैंने हिंदी की किताब नहीं पढ़ी है, बस इसी को ट्रांसलेट किया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आपको लगेगा सर क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इंग्लिश में, हिंदी मैंने नहीं पढ़ा है। इसकी शुरुआत की है। उसमें क्या क्या आता है? इसमें आते हैं कुछ कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। इसके मेजर हाईलाइट क्या क्या है? सबसे ज्यादा क्या हुआ इसमें? इसमें क्रॉप इंश्योरेंस लेके आया गया। मतलब अब किसानों के लिए सरकार ने, जैसे हमारे होता है लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, टर्म इंश्योरेंस होता है, किसानों के लिए भी इंश्योरेंस लेके आ गए। मतलब अगर मैं एक किसान हूँ और मैंने मेरे किसान में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, कुछ सीड्स परचेज किए, कुछ फर्टिलाइजर, जो भी जो एग्रीकल्चर इनपुट्स लगते हैं, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो मुझे कुछ 1000-2000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी को देने पड़ेंगे। और कुछ मामलों में तो फ्री भी था इंश्योरेंस। और इस 1-2 हजार देने से मेरा थोड़ा सा प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, 1 लाख में 2 हजार, मतलब हार्डली 2% का इंश्योरेंस कॉस्ट मेरा बढ़ गया। उसके बदले में मुझे मिल क्या रहा है? मुझे मिल रहा है कि अगर ड्रॉट ड्रॉट मतलब सूखा पड़ने की वजह से अगर मेरी फसल खराब हो जाती है, या फिर बाढ़ आने की वजह से मेरी फसल खराब हो जाती है, तूफान की वजह से फसल खराब हो जाती है, आग लगने से या किसी कीटाणुओं के हमले से, पेस्ट के, इंसेक्ट्स के हमले से अगर मेरी फसल खराब हो जाती है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जो मैंने इंश्योरेंस लिया ना कुछ पैसों का, उस इंश्योरेंस के बदले में मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है, सारा इन्वेस्टमेंट मुझे वापस मिल जाएगा, मुझे सुसाइड करने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन अभी भी आ रही है, कहीं ना कहीं इसमें ग्लिच तो रहा होगा, अभी तो हो रहा है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, मतलब किसानों को फाइनेंस का इंतजाम करा के दिया गया। इससे पहले क्या होता था, हमारे किसान डिपेंड करते थे मनी लेंडर्स पे, और मनी लेंडर्स एग्जॉर्बिटेंटली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ब्याज देते थे किसान को। मतलब 3%, 4%, 5% पर मंथ के हिसाब से। मान लो अगर कोई मनी लेंडर 3% के हिसाब से भी दे रहा है, तो 12 महीने का 36% बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और अगर 5% से, तो 60% पर एनम। एक साल अगर किसान एक साल में भी लोन रिपे कर देता ना, तो उसको अपनी इनकम का बहुत ज्यादा हिस्सा लोन में देना पड़ेगा उसे। और अगर एक साल किसी वजह से फसल खराब हो जाती है, अगले साल तो वो दे नहीं पाएगा, डेट ट्रैप में फंस जाएगा। इससे किसानों को बचाने के लिए सरकार ने फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट गांव में किसानों के लिए अरेंज करवाया। एक तो थे ग्रामीण बैंक, स्पेशल तरह के बैंक थे जिनका पर्पज था गांव के किसानों को लोन देना। दूसरा था कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब गांव के किसानों को जमा किया जाए, उनके पास जो सेविंग्स है, जो बचत का पैसा है, उनको बोले कि अपना पैसा पूल करते चले जाए, और जब किसी को जरूरत पड़े तो अपने ग्रुप में से आप उसी पैसे में से उसकी हेल्प कर दो। और तीसरे, स्पेशल बैंक्स, जो नॉर्मल हमारे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह के जो बैंक्स हैं, इनकी ब्रांचेस भी गांव में खुलवाने का इंतजाम किए थे। तो इन शॉर्ट सरकार ने किसानों को एक रास्ता दिया कि अब आपको अगर पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में लगाने के लिए, आपको महंगे महंगे मनी लेंडर्स पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए हमने फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट अरेंज करवा दिया गया है। लेकिन फिर इकोनॉमिक का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में हमने देखा, इसमें भी गरीब किसानों को कुछ प्रॉब्लम थी, उनके लिए उतना आसान नहीं था बैंक से पैसे निकालना। फिर ये दूसरी बात है। और उसके अलावा क्या किया गया थर्ड फेज में? कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि जनरली एक बैंक के बारे में, जिसका नाबार्ड कहा जाता है। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड ऐसा कुछ तो भी नाबार्ड, आप गूगल पे सर्च कर लेना। ये नाबार्ड किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देती है। तो ये बहुत आसान तरीका है। अगर किसान को पैसा चाहिए, एक कहीं कहीं 1-2 महीने का क्रेडिट लिमिट टाइम होता है, और कहीं कहीं तो इतना होता है कुछ कार्ड्स में कि अगर आप मैं रबी की फसल ग्रो कर रहा हूँ, तो जब तक मेरी रबी की फसल हार्वेस्ट ना हो जाए, तब तक जो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है, मुझे इस पर ब्याज नहीं लगेगा। एक बार हार्वेस्ट का टाइम आ गया, उसके बाद से ब्याज लगना चालू हो जाएगा।
मतलब फसल निकालो, फसल बेचो, थोड़े पैसा देता, इंटरेस्ट फ्री, मुफ्त का लोन मिलता था किसानों को। आपको थोड़ी पेपर वर्क ज्यादा हो जाता, तो जो गरीब अनपढ़ किसान है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल था ये। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS, मतलब अगर किसान को कुछ नुकसान हो जाए, इंजरी हो जाए, खेत में काम करते करते गिर जाए, तो वहां पे इंश्योरेंस, सरकारी मतलब इंश्योरेंस के पैसों से इलाज हो जाएगा उसका। वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स ऑन टीवी एंड रेडियो। आज भी ऐसा है ना, जैसे आप टीवी देख रहे हो तो कई बार न्यूज में बताते हैं कि अगले 24 घंटे का टेम्परेचर ऐसा रहेगा, इतनी बारिश होगी। कि हमारे लिए तो कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन किसानों के लिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो उस समय टीवी में न्यूज आनी शुरू हो गई थी, रेडियो में उसके बारे में बताया जाता था कि कब मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होने वाली है, धूप कितनी रहेगी। और आज तो सिस्टम बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। गवर्नमेंट ने किसानों के लिए किसान कॉल सेंटर भी बना दिए। मतलब अगर मैं किसान हूँ, मुझे वेदर की जानकारी लेना है, तो पर्टिकुलर टाइम पे वेट करना पड़ेगा, टीवी ऑन करना पड़ेगा, न्यूज देखना पड़ेगा, और जब न्यूज खत्म होते रहेगी तब वेदर फोरकास्ट आता है। 2-4 साल पहले तक ये सिस्टम था। अभी किसान कॉल सेंटर, जब मुझे जानना है जेब से फोन निकाला, किसान कॉल कॉल सेंटर का नंबर डायल किया, और उससे अपने लैटिट्यूड जो भी अपना एरिया बता दूं, वो मुझे बता देंगे मेरे एरिया के वेदर की सिचुएशन क्या है। अगर मुझे सोइंग करनी है, मुझे हार्वेस्ट करनी है, तो मुझे इस इंफॉर्मेशन की मदद मिलेगी। उसके अलावा कुछ और प्राइसेस, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी मिनिमम एक चीज मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसका मतलब मान के चलो कि मैं किसान हूं, और मैं चाहता हूं कि इस बार मैं अपने खेत में चावल उगाऊं। लेकिन अगर मैं चावल उगाऊंगा और मार्केट में चावल की बहुत सारे लोगों ने चावल उगा लिए, तो चावल का सप्लाई बढ़ जाएगा। सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाएगी। डिमांड के कंपैरिजन में अगर सप्लाई बढ़ जाता है, चावल की डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा, प्राइसेस डाउन। तो हो सकता है मैं जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ चावल उगाने के लिए, अगर वो रिकवर भी ना कर पाऊँ तो चिंता हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, हर क्रॉपिंग सीजन में जब किसान कोई फसल की सोइंग करता है, उसके पहले ही गवर्नमेंट एक बहुत कैलकुलेट करने के बाद, गवर्नमेंट की स्पेसिफिक एजेंसी इसके लिए, वो कैलकुलेट करने के बाद डिसाइड करेगी इस अगले सीजन में जब चावल निकलेगा जमीन से, तो उसको कम से कम इतना प्राइस तो रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम चावल को 2,000 रुपए क्विंटल से, ये चावल का एमएसपी 2,000 रुपीज पर क्विंटल, मुझे नहीं पता कितना है बिकॉज फार्मिंग से कनेक्टेड ही हूँ। तब मुझे एज ए किसान समझ में आ गया कि चावल कम से कम 2,000 रुपए क्विंटल में तो बिकेगा, और मेरा खर्चा आ रहा है तकरीबन 1,400-1,500 रुपए, मतलब 400-500 रुपए, अच्छे समय का मुझे पर क्विंटल प्रॉफिट होगा। मुझे नहीं पता कि फार्मर इतने कम प्रॉफिट पे काम करेंगे नहीं करके, जो भी है। तो फिर मैं चावल उगा लूंगा। लेकिन गवर्नमेंट के बोलने से कि 2,000 रुपए पर क्विंटल चावल का प्राइस रहेगा, प्राइवेट व्यापारी पे क्या कंपल्शन है कि गवर्नमेंट जबरदस्ती करेगी आपको 2,000 रुपए की खरीदना पड़ेगा प्राइवेट व्यापारी को? नहीं। तो गवर्नमेंट ये प्रॉमिस करती है किसानों से, आप मार्केट में जाओ और आपका अनाज बेचो। अगर किसी के व्यापारी ने आपको 2,000 से कम पैसा ऑफर किया, तो आप उसको मत बेचना, आप हमको लाके बेचना। हम गवर्नमेंट आपका चावल 2,000 रुपए पर क्विंटल पे खरीदने की गारंटी देते हैं। अब जो सरकार 2,000 क्विंटल की गारंटी दे रहे हैं, तो प्राइवेट व्यापारी को अगर सच में मार्केट में बेचना है, तो गवर्नमेंट की एमएसपी से ऊपर ही खरीदना पड़ेगा। अगर एमएसपी के ऊपर नहीं खरीदती है तो गवर्नमेंट खरीद लेगी। तो इससे किसान को एक तरह की गारंटी मिल गई। उसी तरह रिम्यूनरेटिव प्राइस से एमएसपी होता है, लेकिन ये शुगर केन के मामले में जो एमएसपी है उसको रिम्यूनरेटिव प्राइस कहा जाता है। ये पैसा शुगर मिल ओनर्स किसानों को देते हैं गन्ने के बदले में। दूसरा है प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये जनरली एमएसपी से हाई होती है। ये क्या होती है? ये वो प्राइस होती है जिसपे गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कंट्रोल शॉप होता है राशन की दुकान, कंट्रोल शॉप, उसके थ्रू जरूरतमंद लोगों को सब्सिडाइज्ड कम कीमत पे अनाज बेचती है। तो गवर्नमेंट किसानों से अनाज खरीदती है महंगी कीमत में, और देश के गरीब लोगों को राशन की दुकान के थ्रू वो अनाज सस्ते में बेचती है, उल्टा बिजनेस करती है। 10 रुपए किलो से खरीद रही है, 5 रुपए किलो पे बेच रही है, पर केजी 5 रुपए का घाटा सरकार उठाती है। तो सरकार का तो काम ही होता है ना जनता की सेवा करना, इसीलिए तो पावर में आई है। तो इसलिए सरकार जिस कीमत पर खरीदती है किसानों से, दैट इज प्रोक्योरमेंट प्राइस। जिस पे बेचती है वो है इश्यू प्राइस, जो कि सब समझ गए। प्रोक्योरमेंट प्राइस मतलब गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है वो वाला प्राइस। ये सारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स मानेगी, एमएसपी, रेम्यूनरेटिव प्राइस, प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है। वेदर बुलेटिन टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म है, सैटेलाइट छोड़ने पड़े उसके लिए।
चलिए यहाँ पे हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अभी कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, ये वाला सेक्शन इस साल 2022-23 में बोर्ड ने हटा दिया, एनसीईआरटी ने हटा दिया, इस सिलेबस में नहीं आएगा। अब एक दूसरा टॉपिक, अच्छा एक मिनट अभी आई गया, तो ये देखो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, इसका एग्जांपल। और दूसरा टॉपिक कौन सा है, ये इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर, ये वाला टॉपिक भी एग्जाम से हटा दिया गया, तो ये टॉपिक हम नहीं पढ़ने वाले। तो आज के वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अब अगला हमारा वीडियो जो हम कल देखेंगे ये रहेगा पॉलिटिकल पार्टीज, जो कि पॉलिटिकल साइंस है। ओके, टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर ऑफ यू, गुड बाय।